तो आज का इंटरव्यू लेने का पर्पज़ ये है कि अगर आप इंडिया में हैं और आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में आना है पढ़ाई करने के लिए या फिर आगे रिसर्च करने के लिए, तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं रास्ता जानने के लिए। कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कौन सी राइट स्कॉलरशिप्स होती हैं, कौन सी वेबसाइट विजिट करना चाहिए। हम कंसल्टेंसी से कंसल्ट करते हैं जो कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं, एंड अल्टीमेटली करना सब कुछ आपको अपने आप ही होता है। तो क्यों ना कुछ चीज़ें, कुछ जानकारियाँ मैं खुद ही दे दूँ आपको वैसे ही फ्री में, ताकि आप पैसे वेस्ट ना करो। फिर भी आज की इंटरव्यू के बाद अगर आपको लगता है कि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। पर्सनली मैसेज मत भेजना। पर्सनली मैसेज तभी भेजना अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी तो, क्योंकि अगर आपने पर्सनली मैसेज भेजा तो आपके क्वेश्चंस मिस हो सकते हैं। कमेंट लिख दोगे तो मैं उसका एक नोट बना लूंगा एंड उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप कर दूंगा आपको, मतलब उसके आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स लेके उसकी वीडियो बना के पुट अप कर दूंगा। तो चलो आज आज मिलते हैं भाई से जो कि फिनलैंड से आए हैं यहाँ पे मार्सेई हेलो। घूमने के लिए। एंड ये हमारे फ्रेंड भी हैं, तो इनसे जानते हैं फिनलैंड के बारे में। क्या करते हैं वहाँ पे, कौन सी रिसर्च कर रहे हैं और आगे कैसे कंट्रीब्यूट करने वाले हैं इस दुनिया को। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, एक छोटा सा अपना बैकग्राउंड बता दीजिए तो। ज़रूर। तो मेरा नाम है चिन्मय कमले। मैंने मेरा पीएचडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से लिया है, जिसको सब लोग आईआईटी बॉम्बे से जानते हैं। मैंने वहाँ पे स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के फील्ड में पीएचडी अपनी की है, स्पेसिफिकली इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड प्रोटीन इंजीनियरिंग। और वो पूरा होने के बाद जब मैंने डिफेंड कर लिया था 2025 में, उसके बाद मैं पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहा था। एंड मीनवाइल अप्लाइंग में मुझे यहाँ पे फिनलैंड में ओपन पोजीशन दिखी जिसमें मैंने अप्लाई किया था। तो अभी मैं फिनलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ उलू में एज अ पोस्ट डॉक्टरल फेलो काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी मेरा ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, जिसमें स्पेसिफिकली मैं डिमेंशिया रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे काम कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया एक समरी, बट इसमें क्लियरिटी लाने के लिए अब हम वापस से पहुंचते हैं इंडिया में। इंडिया में जब आपने अपनी पढ़ाई कर ली थी तो आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कैसे पता चला फिनलैंड का? बिल्कुल। तो जब मेरा पीएचडी ख़त्म होने को था, तो एक 5-6 महीने पहले से मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखना चालू कर दिया था। तो पे? ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमें देखना है तो स्पेसिफिकली हम कुछ स्पेसिफिक रिसर्च वेबसाइट देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफ़ी लोग अपडेट देते रहते हैं कि उनके पास अगर कोई पोजीशन है। तो मैंने स्पेसिफिकली और एक जगह पे अप्लाई या फिर मैं देख रहा था हमेशा, जो कि जैसे कि फील्ड में कोई स्पेसिफिक फील्ड है, जैसे मेरा फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल बायोलॉजी फील्ड है। तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी फील्ड के जो भी लोग हैं उनका एक कॉमन मेल सर्वर है जहाँ पे वो लोग मेलिंग करते रहते हैं। तो वो किसी भी रिलेटेड हो सकता है, वर्क के रिलेटेड, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, या फिर ओपन पोजीशन से रिलेटेड। तो वो मैं कॉन्स्टेंटली चेक कर रहा था और उसमें से मैंने देखा कि एक प्रोफेसर ने, जो मेरे अभी पीआई है, उन्होंने अपना पोजीशन फ्लोट किया था पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए। थ्रू मैंने उससे अप्लाई किया था। और उसके अलावा भी अगर आप जेन्युइनली किसी प्रोफेसर के काम में इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर उनको थ्रू मेल अप्रोच कर सकते हो। और अगर उनके पास पोजीशन रहता है तो वो तुम्हारे साथ डिस्कस भी करेंगे। और अगर उनके पास फंडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है एंड इफ यू आर अ रियली गुड कैंडिडेट, तो वो आपके लिए फेलोशिप ढूंढ भी सकते हैं। एंड देन यू कैन अप्लाई टुगेदर एंड यू कैन ऑल्सो गेट हियर। तो वहां से जब आए थे यहाँ पे तो और लिंक्डइन पे सर्च किया था, तो बहुत टाइम लगा था इस प्रोसेस में, या फिर कुछ शॉर्टकट्स हैं, या फिर कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मंत्र है जो हेल्प, मतलब आपको हेल्प करेगा जल्दी सिक्योर करने में कोई जॉब या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी? बिल्कुल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मुझे फॉर एग्जांपल पता था कि मुझे मेरा पोस्ट डॉक कौन से फील्ड में करना है। तो जब आपको पता है कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपके पास जो चॉइस है वो बहुत ब्रॉड नहीं रहता, काफ़ी नैरो हो जाता है। कभी कभी वो काफ़ी हेल्प आउट कर देता है क्योंकि आप बहुत ही स्पेसिफिक जगह पे अप्लाई करते हो। जैसे मुझे पता था कि मुझे मेरा फ्यूचर जो स्टडीज़ करना है वो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी फील्ड में ही करना है, तो मैं हमेशा से उसी रिलेटेड देखता था। प्लस जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैंने काफ़ी लोगों का रिसर्च पढ़ा था, काफ़ी पीआईज के बारे में पढ़ा था। तो कुछ कुछ मेरे दिमाग में भी ऑलरेडी था कि ये पीआईज को मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो उस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। मैं कहूँगा लिंक्डइन ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये सब चीज़ों के लिए, क्योंकि लिंक्डइन में तुम अपने वर्क रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं वैसे लोगों को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वो कांस्टेंट अपडेट देते रहते हैं वर्क के बारे में। और उससे रिलेटेड आपको अगर पोजीशंस निकलते हैं तो आपको वो अपने आप एआई की वजह से पॉपअप होते रहते हैं। तो इट हेल्प्स यू अ लॉट इन फाइंडिंग आउट द पोजीशन दैट यू वांट। एक बार आपने अपनी पोजीशन सिक्योर कर दी थी, तो वहां से जब आपने फ्लाइट और वीजा ये सब, उसमें तो हेल्प किया होगा? बिल्कुल तो बिल्कुल। एक बार जब ये सारा प्रोसेस हो गया था तो पहले दिन जब लैंड किए थे
तो क्या एयरबीएनबी में रुके थे या फिर वो अरेंजमेंट हो रखी थी पहले से ही, या फिर वो अरेंजमेंट इंडिया में बैठ के पहले ही से प्लानिंग कर ली थी? मैंने तो इंडिया से रह के पहले ही प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि स्पेशली उलू में जो यूनिवर्सिटी ऑफ उलू का एक प्राइवेट कंपनी के साथ टाई अप है जो स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो रिसर्चर्स के लिए भी अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं अगर इफ़ दे आर अवेलेबल। तो मैंने वो एजेंसी के थ्रू अप्लाई किया था, तो मेरे यहाँ से आने से पहले ही मेरे हाथ में अकोमोडेशन था, तो मुझे उस चीज़ का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, तो जब एक बार फिनलैंड में पहुंच गए थे उसके बाद सबसे पहली चीज़ें जो होती हैं क्या सीखी थी? वहाँ का लोकल कल्चर, ट्रांसपोर्ट, या फिर सीधे काम में जुट गए थे? मैं जब फिनलैंड पहुंचा था तो मेरा एक काफ़ी क्लोज दोस्त ऑलरेडी वहाँ पे पीएचडी कर रहा था, तो वो मुझे एयरपोर्ट पे पिकअप करने आया था। तो तब उसने मुझे सब बताया। सो फर्स्ट चीज़ जो मैंने की थी वो कोई लोकल ट्रांसपोर्ट बस में चढ़ना, और वहाँ पे मैंने पहले फर्स्ट वर्ड सीखा था कि कैसे ग्रीट किया जाता है फिनिश में, एंड देन वो जो स्पेसिफिक प्रोसेस है कि कैसे तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर सकते हो, तो वो पहली चीज़ मैंने सीखी थी वहाँ पे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब इंडिया से यहाँ पे आते हो तो क्या आपको इंडियन कम्युनिटी या फिर इंडियन लोगों पे डिपेंडेंट रहना चाहिए या फिर खुद से स्टार्टिंग से सीखना चाहिए? क्या दोनों में से दोनों? क्योंकि होता क्या है, जब इंडियंस यहाँ पे आते हैं तो सोचते हैं अच्छा वहाँ पे मेरा दोस्त है, अच्छा वो इंडियन लोग हैं तो सही, अच्छा मेरी बात हुई थी वो मेरा भाई है ना, मतलब भाई वाला वैसा वाला भाई, हाँ भाई आजा भाई, टेंशन नहीं है भाई। तो क्या वैसे डिपेंडेंट रहना चाहिए या खुद से चीज़ों को सीखना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर एडवांटेज तो डेफिनेटली है, अगर आप किसी को जानते हो और वो ऑलरेडी वो कंट्री में है, तो ये एडिशनल एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसे होता है कि दे आर वेरी न्यू टू द कंट्री। कुछ तो लोग पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है। मेरे केस में वो था नहीं, क्योंकि मेरा दोस्त था, तो ऑब्वियसली ये एडिशनल एडवांटेज तो होता ही अगर कोई साथ में है तो। लेकिन स्पेशली मैं फिनलैंड के बारे में कहूँगा कि फिनलैंड ये बहुत फ्रेंडली कंट्री है, वहाँ के लोग भी बहुत मॉडेस्ट है, और अगर आप वहाँ का कल्चर जानते भी नहीं हो तो भी दे विल मेक यू फील कंफर्टेबल, एंड देन वो तुम्हें हर धीरे धीरे अगर तुम जैसे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो वो तुम्हें काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं और काफ़ी इजी हो जाता है। ओके, अब आते हैं रिसर्च टॉपिक पे। तो सब्जेक्ट क्या है एग्जैक्टली? रिसर्च कर क्या रहा हूँ, बहुत लेमन वर्ड्स में अगर समझे तो। बिल्कुल, तो बहुत ही लेमैन वर्ड्स में बताना है तो मैं जिस चीज़ पे काम कर रहा हूँ वो बेसिस है हमारी मेमोरी फॉर्मेशन का। तो बेसिकली हम कोई भी चीज़ देखते हैं, अगर कोई चीज़ हमारे सामने बहुत ही कुछ सेकंड्स टाइम के लिए रहती है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के फॉर्म में सेव होती है हमारे ब्रेन में, जैसे ये कॉन्वर्सेशन है फॉर एग्जांपल। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो बहुत ही हमें अच्छे से अट्रैक्ट कर देती है, या फिर कुछ लॉन्ग टर्म स्टिमुलस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन मैथ्स का पढ़ रहे हैं, चीज़ जो हमको पहले स्कूल में पढ़ाया जाता है, फिर हम घर पे आके उसका रिवीजन करते हैं, फिर हम ट्यूशन में जाते हैं, वहाँ पे भी वही पढ़ाया जाता है, तो ये चीज़ जो होती है ये जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जैसे a+b² a+b+a+b। एग्जैक्टली। तो ये जो इक्वेशन है ये अभी तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो गया है। कभी कभी इसमें कुछ लर्निंग स्किल्स भी आते हैं, जैसे साइकिलिंग, ड्राइविंग, ये सब चीज़ें इज अ पार्ट ऑफ योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को सेव करने के लिए हमारे ब्रेन में स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूरॉन्स होता है। अभी न्यूरॉन्स ये एक ऐसे सेल्स है कि जो हमारे पूरा का पूरा बॉडी के स्टिमुलस चेक करते हैं, एंड पूरा का पूरा स्टिमुलस जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस केस में जो न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स के ऊपर एक लिपिड का लेयर होता है, और ये लिपिड का लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें से नर्व सिग्नल पास हो। तो जो प्रोटीन पे मैं काम कर रहा हूँ वो प्रोटीन काम करता है कि ये जो लिपिड का लेयर है उसको कॉम्पैक्ट रखने के लिए। अगर ये लिपिड का लेयर लूज हो जाता है तो अल्टीमेटली आपका जो नर्व इम्पल्स है वो अच्छे से जा नहीं सकता, और जो फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी का जो प्रोसेस है वो हो नहीं पाता। तो इसको कुछ टर्म्स में डिमेंशिया कहते हैं, और देयर आर लॉट्स ऑफ डिसऑर्डर्स व्हिच इज एसोसिएटेड विद इट। तो मेरा जो काम है वो स्ट्रक्चर जानना इस प्रोटीन का कि ये कैसे काम करता है, और इससे रिलेटेड जो डिसीजेस है उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। ओके, सो अब मेरा मतलब बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, जो यहाँ पे कर रहे हो आप रिसर्च, इसमें जो आपको सपोर्ट मिलता है फाइनेंशियली, वो क्या मैं ये नहीं पूछूंगा कितना मिलता है क्योंकि वो ज़्यादा ही पर्सनल हो गया, बट क्या वो इनफ है रिसर्च पे फोकस करने के लिए, या फिर आपको अलग से प्राइवेट जॉब या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि एटलीस्ट फिनलैंड में रह के मुझे तो कोई भी एक्स्ट्रा जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो मेरे को सैलरी मिलता है उस सैलरी में मेरा एक्सपेंसेस से लेके सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो नॉर्मली अगर खाने पीने का एक्सपेंस बात करें तो कितना होगा, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस कितना होगा मंथली, और अकोमोडेशन का एक्सपेंस कितना होता है इन टोटल? मैं कहूँगा कि
जैसे जो जो शहर में मैं रहता हूँ वो इकोनॉमिकली टियर 2 सिटी में आता है फिनलैंड में, तो Okay. वहाँ पे जो डेली एक्सपेंसेस है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। Okay. तो मैं कहूँगा तुम्हें, आपको जो सैलरी मिलता है वो सैलरी का कुछ पार्ट ऑब्वियसली टैक्सेस में जाता है, और जो बचता है उसमें से मैं कहूँगा अराउंड 30 to 33% तुम्हारा मतलब रूम रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, खाना, ये सब में चला जाता है। अगर आप काफ़ी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो जहाँ पे आप घर पे खाना बना रहे हो, आप ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहते हो, तो आप बहुत अच्छे से सेव कर सकते हो। ठीक है, मतलब मुझे लगता है अभी के लिए इतना काफ़ी है। बिल्कुल। इसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप ये इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस देखूंगा और उस हिसाब से इवैल्यूएट करके एक क्वेश्चनर बनाऊंगा, एंड उसके बेसिस पे फिर से अगर इंटरव्यू लेना होगा तो फिर से इंटरव्यू लूँगा। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसलिए आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पे अभी नया नया स्टार्ट किया तो ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं होंगे यहाँ पे, बट आने वाले टाइम में मैं स्टूडेंट्स और स्टूडेंट की लाइफ और वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में वीडियोस बनाऊंगा। मेरा नाम है आदित्य और मैं रहता हूँ फ्रांस में।